नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे कुर्सी के लिए निकाले जाने वाली यात्राओं। देश में इस वक्त एक यात्रा निकल रही है जिसमें जो भारत सरकार की यात्रा है, आप यूं समझिए, और उसमें प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री नेता सब शामिल हो रहे हैं, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है उनसे सीधा संवाद करने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, खुद पार्टिसिपेट करते हैं ऐसी यात्राओं में। आज भी वो एक ऐसी यात्रा का हिस्सा है। और जिन लोगों को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन तक उन स्कीम्स को पहुंचाने की कोशिश होती है। वहीं पर जहां उसी यात्रा में ऐसे लोगों को तक पहुंच करके उनका नामांकन आदि करने की भी प्रयास किए जाते हैं। तो इसके पीछे कोशिश ये है कि जो भी सरकारी स्कीम चल रही है उसका 100% सैचुरेशन हो, यानी उसके जो भी इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं सब तक वो योजना पहुंचे। अब एक दूसरी यात्रा शुरू होने जा रही है और ये यात्रा निकालने वाले हैं राहुल गांधी। यहां एक और यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। इसकी चर्चा चलती थी पहले, अब ये फाइनल हो गया है। इसका नाम रखा गया है न्याय यात्रा। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और इस बार जो वो यात्रा निकाल रहे हैं उसका नाम है भारत न्याय यात्रा, जो 14 जनवरी से शुरू होगी और 14 राज्यों से होकर के गुजरेगी, कुल 95 जिलों से होकर के गुजरेगी। और ये इस बार पूरब से पश्चिम की तरफ निकाली जाएगी। जैसे उनकी भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ थी, इस बार पूरब से पश्चिम की तरफ होगी। 6200 किलोमीटर इसमें वो तय करेंगे। एक बड़ा अंतर इस यात्रा में और पहली यात्रा में यह है कि वो यात्रा उन्होंने ज्यादातर पैदल चल करके पार की थी और इस यात्रा में ये ज्यादातर बस में बैठ करके चलेंगे। दिन में कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए वो चला करेंगे, वॉक किया करेंगे राहुल गांधी और उनके साथी, वरना यह यात्रा बस से निकाली जाएगी। और इसको खत्म होते होते 20 मार्च हो जाएगा। 20 मार्च का मतलब यह कि चुनाव शुरू हो चुका होगा, तब तक ये यात्रा चल रही होगी। ये समझिए आप, 2024 का चुनाव शुरू हो चुका होगा। अब इस यात्रा के बारे में बताते हुए यह बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मकसद था कि नफरत दूर करनी है, हमें प्यार बढ़ाना है, देश के अंदर सौहार्द बढ़ाना है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इस बार इसका लक्ष्य बताया गया है कि हमें हर भारतवासी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाना है। अब जिसको भी ये न्याय नहीं मिल रहा हो, कांग्रेस पार्टी बकौल जो भी वो समझते हो, उनका मकसद है लोगों को इंसाफ मिले, इसलिए ये यात्रा शुरू की जा रही है। और ये शुरू की जाएगी मणिपुर की राजधानी इंफाल से। मणिपुर से खास तौर पर इसको शुरू करने के पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। मणिपुर पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि वहां जबरदस्त अनरेस्ट चल रहा है और शुरुआत इसकी वहां से की गई है। लेकिन ये जिन राज्यों से होकर के गुजरेगी वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्रूशल इस लिहाज से है कि वहां कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा ग्राफ अब बचा नहीं है। पश्चिम बंगाल में, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश में, ऐसे राज्यों के अंदर से होकर के यात्रा गुजरने जा रही है। अब इसमें कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, हम लोग इस पर आज बात करेंगे। तो बात दो यात्राओं की करने जा रहे हैं हम आज। एक तरफ प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा, दूसरी ओर शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं दोनों योजनाओं को, दोनों यात्राओं को, दोनों यात्राओं के तरीके को और इनके लोगों तक पहुंचने के जरिए को? सौरभ जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो भारत जोड़ो से भारत न्याय पर पहुंच गए। 6200 किलोमीटर की यात्रा है तो बहुत स्वाभाविक है कि पैदल तो कहाँ चल पाएंगे, समय बचा नहीं है। और यात्राएं राजनीति में कोई भी नेता करे, और मैंने तब भी बहुत प्रशंसा की थी कि 3500 किलोमीटर की यात्रा कोई नेता अगर कर रहा है आज के समय में तो ये बहुत प्रशंसनीय है। अब ये अलग बात है कि राहुल गांधी मुद्दे कैसे उठाते रहे, कश्मीर में आतंकवादियों से आंख से वो उनको देखते रहे, उनको वो आंख से देखते रहे। उनको कई महिलाओं ने बताया कि उनके साथ तो जाने क्या क्या दुष्कर्म हुआ, दिल्ली पुलिस ने सवाल जवाब किया तो आज तक कुछ बता नहीं पाए। वो कहते थे कि हम पूरी तरह से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। लाल किले पर उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी लंबी यात्रा कराया, कहीं मुझे नफरत दिखी ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो यात्राएं होती हैं इसके लिए कोई बैठकर कुछ विचार करना, रणनीति बनाना, और राजनीति में तो रणनीति बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो हर समय होता है, लेकिन राजनीति में चूंकि बहुत हाई स्टेक्स होते हैं, तो क्या ये जो भारत जोड़ो से भारत न्याय हुआ है सचमुच इसमें कुछ बहुत गंभीर कोई विचार विमर्श है, या सिर्फ इतना भर है कि एक मणिपुर और दूसरा जहां वो कल अखाड़ेबाजी कर रहे थे, या शायद आज सुबह, कब का है, ये भी चल रहा है ये जो स्क्रीन पे चल ही रहा है, तो ये बजरंग पुनिया जहां अखाड़े में जाते हैं वहां चले गए। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ
इन दोनों घटनाओं के आधार पर पूरे देश में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश है? और क्या भारत जोड़ो, जिस पर खुद कांग्रेस नहीं टिक पाई और कह रही कि जुड़ गया, अगर इतनी आसानी से एक यात्राओं से जुड़ जाता है, हालांकि मैं तो नहीं मानता हूं कि भारत कहीं भी टूटा हुआ है, किसी भी तरह की मुश्किल है, कोई नहीं मानता है, मानता होता तो राज्यों के चुनाव परिणाम आते। तो क्या जोड़ों से न्याय तक इतनी जल्दी चले गए हैं? तो ये 2-3 बड़े प्रश्न हैं। और जो गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि जब वो यात्रा पर निकलते थे तो बोलते बहुत कम थे, क्योंकि यात्रा का मतलब ये कि जहां से आप गुजरते जा रहे हैं उनसे कुछ आत्मसात करें, कुछ सीखें, कुछ आपके व्यवहार में, व्यक्तित्व में परिवर्तन हो। और आप सबको ध्यान में है कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी तो भले बहुत सी चर्चाएं हुई कि टी शर्ट में घूम रहे हैं और ठंडी में ये वो, लेकिन उनका जो लुक पूरा बदल गया था। कहा जाने लगा कि देखिए अब राहुल गांधी थोड़ा परिपक्व हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से परिपक्व हो जाएंगे? फिर से शेविंग हुई और फिर से वही हो जाएगा हाल? तो क्या ये बहुत से ऐसे सवाल हैं और जिसको पूरा देश बड़ी गंभीरता से जानना चाह रहा है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के नाते राहुल गांधी का ये मूव उसी तरह से देखा जाएगा। और जब बिहार बंगाल से होते हुए यात्रा गुजरेगी तो दूसरे वाले जो असली बड़े नेता हैं उन राज्यों के, वो इस नेता को बड़ा होने देना चाहेंगे क्या? ये सवाल उसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए, वैसे तो ये माना जाता है राजनीति के अंदर खास तौर पर कि कोई भी मास कांटेक्ट प्रोग्राम आपको कोई नुकसान तो कभी नहीं दे सकता, बल्कि हर नेता को करना ही चाहिए, जनता के बीच तो जाना ही चाहिए। तो इस लिहाज से देखें तो राहुल गांधी जो प्रयास करने जा रहे हैं दोबारा, तो उससे उनको कोई नुकसान तो है नहीं, बल्कि फायदा होगा। ये जरूर है जो इसकी टाइमिंग है इस बार चुनाव से ठीक पहले, और तब तक चलते रहना जब तक चुनाव अनाउंस हो चुका होगा। क्या उससे कोई डीफोकस, जो कई बार संगठन को और जरूरतें होती हैं किसी चुनाव में जाने की, वो ना हो जाए कोई। तो और शुद्ध रूप से आप इस यात्रा को भी, और जो प्रधानमंत्री की चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, आप वोट पाओ यात्रा भी कहेंगे तो चलेगा। मकसद तो वोट पाना ही है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, यात्राओं ने बहुत सारे भारत में नेताओं को फायदा पहुंचाया है, और ये यात्राएं कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो किसी भी पार्टी को हार्म करें। जैसा आपने कहा कि एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो होता है हमेशा फ़ायदा करता है। चंद्रशेखर जो हैं, उन्होंने 1983 में यात्रा की थी, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस की 1985 में संदेश यात्रा हुई थी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी ने एक पूरी यात्रा की थी। हाँ, मतलब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा मशहूर है। तो वाईएसआर ने जो रिसेंटली यात्रा की थी उसका फ़ायदा भी उनको मिला था। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो मध्य प्रदेश से गुजरी थी, तो मध्य प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब यहाँ तक कि एनालाइज़ किया गया 17 सीटें ऐसी थी जहाँ हार गए थे, जहाँ से ये गुजरी थी यात्रा। तो अब इनका क्या फ़ायदा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये बात है कि राहुल गांधी को ये बहुत समझाया गया था कि वो उनको लोगों से मिलना चाहिए, मास कांटेक्ट करना चाहिए। उसी के बाद जो लगातार राहुल गांधी ने कोशिश की है, लोगों के घर जाके खाना खा लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, मंदिरों में कई बार चले जाते हैं, तो ये सारी जो उनको समझाया गया था उसके बाद ये सब कुछ देखने को मिला है। ये उनकी दूसरी यात्रा है, देखते हैं इसमें कितना, क्योंकि इसमें 2 क्रूशल राज्य बिहार और जो वेस्ट बंगाल हैं, जहाँ पर जो है ये मानना चाहिए कि कांग्रेस का कोई खास आधार बचा नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई रिवाइवल हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या कैसी यात्रा जाती है। देखिए, पहली यात्रा के बाद हुआ था कर्नाटक का चुनाव, और कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव में जीत का श्रेय पूरी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया था, क्योंकि उसका बहुत हिस्सा दक्षिण भारत में निकला था। कर्नाटक के कई हिस्सों से होकर के वो गुजरी थी। अब लेकिन जिन राज्यों से गुजर रहे हैं वो असल टेस्ट होगा उनका, क्योंकि यहां आपको पार्टी है नहीं, पार्टी में एक नई जान फूंकने जैसा काम होगा ये। और क्या वो एक यात्रा से राहुल गांधी कर पाएंगे और उसका लाभ 2024 में ले पाएंगे? समीर जी, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर राहुल गांधी की पहली यात्रा आप देखोगे भारत जोड़ो यात्रा, तो जो उन्होंने यात्रा की थी जिन राज्यों से गुजरी, गुजरात से भी विधानसभा चुनाव में थे, वहाँ गुजरात के विधानसभा चुनाव में क्या उस यात्रा का भारतीय जनता कांग्रेस को लाभ मिला था? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक यात्रा करने से आपको बहुत वोट बैंक मिल जाएगा और जनता आपके पक्ष में वोट करेगी। आपका संगठन होना चाहिए जमीनी स्तर पर, और आप किस उद्देश्य यात्रा कर रहे हो, आपका संगठन और जमीनी स्तर तक पहुंचा लंबे समय तक, तो ही आप उसको वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अब राहुल गांधी दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को लेकर। जनवरी में शुरू होगी और अभी 14 जनवरी को शुरू करेंगे, 14 राज्यों से निकलेंगे। लेकिन 14 राज्यों में से, इन 14 राज्यों से लगभग 350 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 4 राज्य तो पूर्व उत्तर के ही है। इसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है।
मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के सिर्फ इस यात्रा से राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा लाभ राजनीतिक रूप से नहीं होने वाला है। देखिए, आपका संगठन तो होना चाहिए, आप किस पर्पज से यात्रा कर रहे हो, आपके पास क्या ऐसा जो सरकार के खिलाफ आप लेकर पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहते हो। मुझे लग रहा है कि सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है जिसे राहुल गांधी जमीनी स्तर पर पहुंचा सके। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने एक पहली यात्रा की थी तो उसका थोड़ा मीडिया अटेंशन मिल जाता है, लोग जुड़ जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि राहुल यात्रा कर रहे हैं तो कुछ वोट बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा कांग्रेस को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। पिछली यात्रा की अगर तुलना करेंगे तो राहुल गांधी को बहुत राजनीतिक लाभ नहीं हुआ था। अब इस समय में जब पूरा देश लोकसभा चुनाव की तैयारी में चला जाएगा, अधिसूचना जारी भी हो जाएगी, राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को भी अयोध्या में शिलान्यास करेंगे। मुझे लग रहा है उसके बाद तो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत राममय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव की तैयारी करती है कि हर प्रदेश में जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर संगठन काम करता है, कांग्रेस के पास वैसा संगठन नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा निकाल लेने के बाद उस जगह पर वहां पर संगठन कांग्रेस का क्या काम करेगा, वैसी स्थिति कांग्रेस के पास नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसका बहुत ज्यादा कांग्रेस का लाभ नहीं होगा। और आज अगर वास्तविक स्थिति देखें तो जिन 350 लोकसभा सीटों से राहुल गांधी अपनी यात्रा निकालेंगे, जिन 14 राज्यों से, वहां आज कांग्रेस के पास 10 से 12 सीटें हैं। तो कांग्रेस क्या उम्मीद करती है कि किस राज्य में उससे उसका बेनिफिट होगा। उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, राजस्थान में पड़ेगा नहीं, मध्य प्रदेश में पड़ेगा नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी आपके साथ बहुत स्पेस देने की स्थिति में नहीं है, बिहार में आपके पास 1 सीट है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की इस यात्रा का बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन पहली यात्रा करके राहुल गांधी ये बात समझ गए थे कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ था, पूरी यात्रा करने के बाद उनको समझ में आया, तो वो न्याय यात्रा निकाल रहा है जी। राजनीतिक रूप से कांग्रेस उसका बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक लाभ होगा मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं एक चीज इसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए, 2004 में भारत उदय यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी और तब वाजपेयी सरकार की अचीवमेंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया था उस यात्रा में। पर ऐसा नहीं कि 2004 में जो चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई थी, तो ये कोई श्योर शॉट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आप ऐसी यात्रा निकाल रहे हो तो आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। जी ठीक। हालांकि ये जो न्याय शब्द जो है ये राहुल गांधी की वोकैबुलरी में कई बार आ चुका है, इस्तेमाल हो चुका है। 2019 में भी उन्होंने एक बार न्याय स्कीम का जिक्र किया था, न्याय योजना की, भाई हर व्यक्ति के खाते में पैसा डालिए, बेसिक यूनिवर्सल इनकम जैसी कोई बात थी। फिर उन्होंने जब कोरोना काल आया था उस वक्त भी कहा था, प्रधानमंत्री को रोज ट्वीट करके वो कहते थे कि भाई आप ये न्याय स्कीम जो है दोबारा शुरू कीजिए। अब फिर वही न्याय योजना, तो और ये भी शायद मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी इससे जुड़ी कोई स्कीम जो है चल रही थी। तो ये एक ऐसा शब्द है जो राहुल गांधी को लगता है क्लिक करेगा, क्योंकि राजनीति में क्लिक करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक स्कीम हो, योजना हो, यात्रा हो, ऐसा उनको लगता है। एक चीज और बस जो सवाल है वो ये कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है, इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर क्या ये बाकी दलों को बताया गया था? क्या उनके साथ ये राहुल गांधी का प्लान शेयर किया गया है? क्योंकि यात्रा उन राज्यों से गुजरने जा रही है जहां पर उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो। इन राज्यों में तो ममता बनर्जी जैसे, लालू यादव जैसे उनके अलायंस पार्टनर्स हैं, और वहां से, और उन राज्यों में जब कांग्रेस का बहुत बड़ा कोई तंत्र नहीं है, वहां से यात्रा चलेगी तो कामयाब बनाने के लिए आपको उन दलों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या वो लोग खुले दिल से हिस्सा लेंगे इस यात्रा के अंदर, ये भी हमको देखना होगा। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, देखिए, 2-3 बड़े मोटे मोटे से पॉइंट हैं जो सबके ध्यान में आने चाहिए। ये यात्रा इसलिए भी इस तरह से निकाली जा रही है कि राहुल गांधी, जिसको हम कहते हैं ना कि चुनाव लड़के जिता दें पार्टी को, वो दिखे साफ साफ, ऐसा कोई भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। नेता के तौर पर उनकी छवि बहुत मुश्किल से एक परिपक्व नेता की बनने की ओर होती, तब तक अचानक धड़ाम से टूट जाती, फिर से वो वही इमेच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर हो जाते हैं। और आप सोचिए, अभी जो धनखड़ जी की मिमिक्री टीएमसी के सांसद ने बनाई, कल्याण बनर्जी ने, और टीएमसी की ही जो प्रमुख है ममता बनर्जी, उन्होंने सारा ठीकरा फोड़ दिया राहुल गांधी के ऊपर। अब ये कोई अनायास नहीं है। तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को पता है कि उनके जो सहयोगी हैं वो सब के सब मुंह में राम बगल में छुरी वाले मामले मनोस्थिति में। और अभी जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के पास तंत्र नहीं है, जो बार बार कहा जा रहा है कैडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं, तो उनके पास एक तरीका बचता है। तो एक तरह से कहें बड़ा वाइज मूव है कि आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, तो जब चुनावों की गहमा गहमी हो रही होगी तो उस वक्त मीडिया में राहुल गांधी रोज चलते हुए दिखेंगे। तो टीवी पर भी बहस होगी, भाई आज यहां से यहां पहुंच गए, 6200 किलोमीटर की यात्रा है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे बस से, तो आपको डेस्टिनेशंस कई दिखेंगे, कलर कई दिख रहे होंगे। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है, ये यात्रा होगी जो हल्ला मचाकर चल रही, जो नरेंद्र मोदी की यात्रा चल रही है, जिसको विकसित भारत संकल्प यात्रा कह रहे हैं, वो एक तो पहले से चल रही है,
देश के सभी राज्यों में है, और सिर्फ राज्यों में नहीं, वो नीचे तालुका तक, जिला, ब्लॉक तक जा रही है। उसमें पार्टी का कैडर पूरी तरह से लगा हो। तो एक तरह से कहें, शायद जो 2004 को तो कहा जाता है ना बार बार कि वो समय से पहले किया गया मूव था, चाहे वो शाइनिंग इंडिया हो, चाहे वो फोन पर जो आता था वो 30-40 सेकंड का ना, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं, तो लगता था लोगों को, तो वो एक नया प्रयोग था, लेकिन शायद समय से पहले था। आजाद भारत में पहली बार इतने व्यवस्थित तरीके से कोई सरकार मुद्दों पर वोट मांगने जा रही है। विकसित भारत यात्रा में वो स्कीम गिनाते हैं, वो बताते हैं कि हमारे लाभार्थी हैं। अब इन दोनों यात्राओं का बेसिक देखें तो एक पॉजिटिव नोट पर चल रही है कि भाई हम ये करते हुए जा रहे हैं। दूसरी कह रही है, कह रहे नहीं, देश में बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत खराब स्थिति है, वातावरण बहुत खराब है। अब देश बाई क्या करेगा, किस पर जाकर सहमत होगा? क्योंकि इधर के वर्षों में हमने देखा है, पिछले 1.5 दशक में भारत की राजनीति में नकार का जो स्वर है, निगेटिव पॉलिटिक्स है, उसको जनता खारिज करती है। ये जो बात आपने कही विकसित भारत संकल्प यात्रा वाली की, पॉजिटिव नोट पर यात्रा चलेगी, आप इसको कभी आप गूगल कीजिए इस यात्रा को। मैंने आज किया कि भाई पता चले कि कहां तक पहुंची यात्रा, क्या क्या और काम इसके अंदर होना है। जब भी इसकी सभाएं होती हैं इस यात्रा की, तो उसमें सबसे पहले वहां मौजूद लोगों को एक शपथ दिलाई जाती है। और इतना मतलब एक सीमलेस ऐसा सिस्टम और इतनी जल्दी कैसे खड़ा कर लिया जाता है सर, क्योंकि सब सरकारी महकमों के तहत होता है। लेकिन आप जाइए, आपको वो एक वेबसाइट पर लेकर के जाएगा, जैसे ही आप विकसित भारत संकल्प यात्रा टाइप करेंगे, और वहां जाकर के आपके नाम के साथ आपको शपथ दिलाई जाएगी, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये एक आपको ओनरशिप देता है कि हाँ, मैं इस यात्रा में जुड़ा, कुछ आप डिजिटली जुड़ रहे हैं, मैं इस यात्रा में जुड़ा, भारत सरकार मुझे एक सर्टिफिकेट दे रही है, सर्टिफिकेट के नीचे आपका नाम लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है हम शपथ लेते हैं मैं 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करूंगा, मैं अपने विरासत पर गर्व करूंगा, मैं नागरिक होने का कर्तव्य निभाऊंगा। आम बातें हैं सारी, लेकिन आपने एक जन भागीदारी के कार्यक्रम में एक हिस्सेदारी दे दी, और इसमें भाजपा के लिए वोट कहीं नहीं मांगा जा रहा है। इसमें वोट कहीं मांगा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल, ये वो तो विकास की जाता है कि किस तरह से भारत विकास कर रहा है और लोगों को उससे जोड़ने की जरूरत है। ये जो जरूरत थी उसको ये यात्रा पूरा करती है। एक्चुअली क्या होता है कि राजनीति में आप बहुत सारे कैंपेन्स तो शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या उससे लोग जुड़ पाते हैं? इस यात्रा में उसका ध्यान रखा गया है। इसमें लोगों को जो एक जुड़ाव महसूस होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम से, उसको जो है हाईलाइट किया गया, उसको इंश्योर किया गया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो ये यात्रा सीधे बेनिफिशियरी से बात कर रही है, तो आप तो एक बेनिफिशियरी को याद दिला दे रहे हैं कि भाई आपको कुछ लाभ मिला हुआ है, वो मोदी सरकार की योजना थी। दूसरा, जिसको लाभ नहीं मिला है उसका नाम आप नोट कर ले रहे हैं कि भाई आपको भी मिलेगा। दोनों काम इसके अंदर हो गए। दूसरा जो है वो एक जनरल यात्रा है, मास कॉन्टैक्ट की। आप बात करते जा रहे हैं लोगों से, लोग रास्ते में खड़े हुए हैं, वेव किए जा रहे हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं उनको, राहुल गांधी को देख के अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट होगा उसकी पॉसिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी इस प्रोग्राम की है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी तो संवाद भी कर रहे हैं इसमें, लोगों के साथ लगातार मिल रहे हैं, और कितना संगठित और सुव्यवस्थित ये प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का, कि लोगों तक ये बात जा रही है, लोगों तक ये हर स्तर पर बात पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से इसे व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज कर रहा है, मुझे लग रहा है ये एक बहुत सुनियोजित और बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम है। वही राहुल गांधी की यात्रा देखिए, अभी तो कांग्रेस की यात्रा शुरू की है, इसमें सहयोगी दलों का भरोसा नहीं लिया है। 31 दिसंबर तक ममता बनर्जी, केजरीवाल और नीतीश कुमार सब लोग कह रहे हैं कि आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल कर लो। क्या 14 जनवरी राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की भी सहमति बन पाएगी? अगर राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्षी दलों में सहमति बन जाती है टिकट को लेकर, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन की न्याय यात्रा कन्वर्ट हो जाएगी। जिस राज्यों में ममता बनर्जी से बंगाल में गए तो ममता का समर्थन उससे मिलेगा, बिहार में जाएंगे तो नीतीश और लालू समर्थन देंगे। लेकिन अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनके बीच में मतभेद होते हैं और यह गठबंधन नहीं बन पाता है, उस स्थिति में राहुल गांधी की रथ यात्रा कैसी होगी ये हम समझ सकते हैं। मुझे लग रहा है फिलहाल कांग्रेस ने यह राहुल गांधी की यात्रा था खुद के स्तर पर शुरू कर दी है, अभी इसमें इंडिया गठबंधन की सहमति नहीं है। लेकिन अगर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन में सहमति बनती है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी अपने राज्य में इसका स्वागत भी करेगी, राहुल गांधी का, नीतीश कुमार बिहार में करेंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी करेंगे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी इसका स्वागत करेंगे जब जहां आखिरी दिन ये जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये तो कांग्रेस का निर्णय है, अभी इसमें इंडिया गठबंधन के दल शामिल नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन से इनकी सहमति बनती है सीटों पे, तो फिर मुझे लगता है कि इस यात्रा को, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को थोड़ा ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि सहयोगी दलों के जो कार्यकर्ता है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। अगर वह नहीं होते तो इस स्थिति में राहुल गांधी के लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण होगा कि अपने दम पर इस यात्रा को लेके जाना
और लोकसभा मुहाने पे खड़े होकर जब मार्च में इनकी जब यात्रा खत्म होगी, उसके बाद तुरंत अप्रैल मई में अच्छा, हम दोनों यात्राओं के अंतर की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री ऐसी ही यात्रा में जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोल रहे हैं। अब देखिए कैसे इंटरेक्शन होता है एक लाभार्थी का और देश के प्रधानमंत्री का। पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। मैंने पूछा भाई ये कैसे आ गए, तो बोले परिवार बड़ा हो गया, बेटा अलग रहने गया, तो नया घर बन गया, नया परिवार है, तो अब उसको चूल्हा चाहिए। चलो, मैंने कहा ये तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा, ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कब बीमार हुए थे, किस डॉक्टर को दिखाया था, क्या टेस्ट हुए थे, कौन सी दवाई खाई थी, ये सब कुछ डॉक्टर आसानी से जान पाएंगे। ये आरोग्य को लेकर पूरे देश में नई जागरूकता का संचार करेगा। साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है, उसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ, नवंबर महीने में शुरू की गई थी, तब से अब तक अलग अलग योजनाओं में कितने नए एप्लीकेंट्स आ चुके हैं, कितने लोगों ने नया सिलेंडर लेने के लिए आवेदन कर दिया है, कितने लोग जो है आयुष्मान भारत के तहत जुड़ गए हैं जिसमें आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है। तो इस तरीके से इन योजनाओं को और जितने मुमकिन हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है इस यात्रा के तहत।